सब सेटल रहे, आगे बढ़े। हमारी जनहित के मुद्दों से सरकार शुरू की थी हमने, इन्होंने मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने लगभग 1 महीना यानी कि 30 दिन का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और अगर हम 30 दिन के सरकार के कार्यकाल का आकलन करें और मैं समझता हूं, और मेरी ही समझ का विषय नहीं है, पूरे प्रदेश के लोगों का भी, कि एक तरह का एक मेस क्रिएट कर दिया गया है। एक तरह का इस प्रकार से हर तरह से व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाओं का दौर देखने को मिल रहा है। और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का विशेष तौर से बार बार इस बात के लिए कहना रहता है कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और व्यवस्था परिवर्तन से अभिप्राय क्या है, इस बात को लेकर के अभी तक कोई समझ नहीं पाया है किस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन वो करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमने एक निर्णय लिया उस दिन कि हम थोड़ा हट करके चले, नए इनिशिएटिव शुरू करें, बदले की भावना के साथ इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में काम की जो संस्कृति पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिली है, उसको रोकना चाहिए। और हमने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से कोई भी कार्य नहीं किया। जो पहले दिन कहा था, अंतिम दिन तक उस पर अक्षरशः उस पर पालन किया। और यहां हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही आनन फानन में, अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं था, और यह भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार देखने को मिला जहां मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को मिला। और आनंद फानन में एक दौर शुरू हुआ डिनोटिफिकेशंस का, जो दौर अभी तक भी नहीं थमा है। अगर व्यवस्था परिवर्तन के संदर्भ में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बात कह रहे हैं तो उसका अभिप्राय क्या है? डिनोटिफिकेशन से व्यवस्था परिवर्तित होगी क्या? किसी भी सरकार को 5 साल का मैंडेट होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। और 5 साल में से वर्तमान सरकार ने पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की सारी जो भी हमने जनहित में निर्णय लिए थे, उन निर्णयों को रिव्यू करने के साथ साथ में जो संस्थान खोले थे उनको डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया शुरू की। जो मैं समझता हूं गैर संवैधानिक है, क्योंकि किसी भी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को आप 4 साल नहीं कर सकते। अगर यही क्रम रहा तो आने वाले समय में यह भी परिस्थिति होगी कि 5 साल के निर्णयों पर भी विचार करने के बाद वो भी रद्द किए जा सकते हैं। फिर
पॉपुलर मैंडेट किसी गवर्नमेंट को है तो निर्णय उनने अपने सरकार के दौरान लिए हैं, उनको रद्द करने के लिए एक प्रक्रिया का होना बहुत आवश्यक है। वो रिव्यू करते, रिव्यू करने के बाद उसके बाद आगे बढ़ते, जहां उनको लगता जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कोई इंस्टीट्यूट तो उसके बारे में विचार करते। और ऐसी परिस्थिति की 1952 की एक पुलिस चौकी सुंदरनगर के डहर में खुली हुई, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। ऐसा एक जुनून चढ़ गया कि बंद कर दो। और हिमाचल के इतिहास में इस बात को आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार बनने के साथ साथ में इंडस्ट्री बंद, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री बंद हो गई, जो आज तक हिमाचल प्रदेश में हुई नहीं। इंडस्ट्री के इश्यूज आते हैं, यूनियन के इश्यूज आते हैं, आपस में बैठ करके उनको सॉर्ट आउट करने का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है। और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए सीमेंट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और 2 इंडस्ट्री में ताले लग गए। हजारों लोगों को जिनको रोजगार मिलता था, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनके परिवार हैं, जो इंप्लॉय वहां पर काम करते थे, वो सड़कों पर आ गए। और 1 महीने का कार्यकाल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उस समस्या का समाधान अभी तक भी नहीं हो पाया है। इंडस्ट्री बंद, पीएससी में डॉक्टर बैठे, सीएससी में डॉक्टर बैठे हैं, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं 6-6 महीने से, लेकिन उसके बाद डिनोटिफाई करके ताला लगा दिया गया। और हद तो तब है कि एक जगह एसडीएम का दफ्तर खोले, यहां पर विक्रम जी यहां पर एसडीएम के दफ्तर खोले। एसडीएम ने वहां अपनी एक व्यवस्था के अनुसार चुनाव का संचालन किया। चुनाव का संचालन करने के बाद चुनाव का परिणाम घोषित किया और सर्टिफिकेट भी दे दिया, लेकिन उसके बाद डिनोटिफाई कर दिया गया। एक्शन पीडब्ल्यूडी का बैठा हुआ, आईपीएस का बैठा हुआ, इलेक्शन बोर्ड का बैठा हुआ 6-6 महीने से काम कर रहे हैं, 7-7 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब ताला लगा दी गया। तहसीलदार 6-6 महीने से बैठे हुए, तहसीलें बंद कर दी, सब तहसीलें बंद कर दी। एक तरह की अनार्की जिसको बोलते हैं कि पूरे समाज में इस प्रकार से फैल गई। और परिणाम उसका देखा होगा आप लोगों ने। 1 सप्ताह की सरकार बनने के बाद लोग सड़कों पर आ गए। कि आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिला। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? प्रश्न ये खड़ा होता है। हम कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, कर नहीं पा रहे थे। दिल्ली कई बार गए, कई बार आना हुआ, कई बार जाना हुआ, लेकिन समाधान नहीं हुआ। लेकिन विचित्र परिस्थिति, शाम को मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी क्या चल रहा है, क्या कौन सा मुहूर्त चल रहा है, क्या बोला, राहु काल चल रहा है। और राहु काल चल रहा है, लेकिन सुबह राहु काल में ही शब्द ग्रहण का इनविटेशन आ गया। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मैं उसमें सभी मंत्रियों को बधाई देता हूं। लेकिन मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का वर्तमान में जो गठन हुआ है वो उसमें बहुत बड़ा असंतुलन है, क्षेत्रीय असंतुलन है, और उसके साथ साथ में और भी जातीय भी असंतुलन उसमें है। मंडी लोकसभा से हम मानते हैं कि उनको सीटें कम मिली, लेकिन कांगड़ा ने तो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। और कांगड़ा 15 विधानसभा क्षेत्र में एक मंत्री दिया ना, एकमात्र मंत्री, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एडिशन करे तो एक स्पीकर है। मीरपुर पार्लियामेंट
वो तो पहले के मंत्रिमंडल में। लेकिन उसके बावजूद जो लोग विधायक नहीं है और विधायक नहीं होने के बावजूद उनको कैबिनेट मंत्री के दर्जे दिए गए हैं, एक नहीं तीन तीन उसमें हो गए। लेकिन साथ साथ में मंत्रिमंडल के विस्तार से साथ साथ में एक चीज बड़ी ध्यान में आई कि हिमाचल प्रदेश में एक साथ एक मुश्त 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना गए, मुख्य संसदीय सचिव बना दिए गए। और 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए। उसकी जरूरत क्या पड़ी आखिरकार? आखिरकार इतना अविश्वास का भाव क्यों है कांग्रेस पार्टी के अंदर? कहीं भाग ना जाए, चले ना जाए, छोड़ ना जाए। एक परिस्थिति इस प्रकार की पैदा हुई है और उसका परिणाम यह है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन में हिमाचल प्रदेश में रिसोर्सेज जनरेट करने की बात कर रहे हैं, कम खर्चा करेंगे। ये जो 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाए, जिनको मंत्री के बराबर की सुविधाएं लगभग होंगी, क्या उस पर कोई खर्चा नहीं होगा? गाड़ियां चलेंगी, दफ्तर होगा, सारा प्रोटोकॉल जो है वो मंत्री के बराबर के लगभग होता है। और उस तरह से तो सीपीएस के संदर्भ में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पहले भी इन्होंने 9 सीपीएस बनाए थे, शायद मेरे में 2013 में बनाए थे। बहुत डिटेल्स में अगर मैं ज्यादा नहीं उसमें जाना चाह रहा हूं, असम गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था सीपीएस और पीएस के लिए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के लिए, और जिसको हाई कोर्ट गुवाहाटी ने जो है उसमें यह पूछा था हाई कोर्ट ने कि भी क्या विधानसभा को ये एक्ट को बनाने का अधिकार है? और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने भी कहा कि यह अधिकार नहीं है। और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 164(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इसमें जो उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक जो स्पिरिट है जो 164(1)(a) के इस स्पिरिट के अगेंस्ट है, जहां मंत्रिमंडल की संख्या सीमित की गई है, निर्धारित की गई है, उस स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। और ये स्ट्राइक डाउन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस निर्णय को जो है वो यथावत रखते हुए स्ट्राइक डाउन किया गया। और उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि मणिपुर में 2021 में फिर वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे और मणिपुर ने कहा था कि जो हमने जो सीपीएस बनाए हैं उनको यथावत स्थिति में रहने दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने वो भी स्वीकार नहीं किया है।
और मणिपुर की गवर्नमेंट इसी बात को लेकर के गई थी कि विधानसभा को अधिकार है किसी एक्ट को बनाने का, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी स्ट्राइक डाउन किया। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया कि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी में नहीं आता है, इसलिए इस एक्ट को आप नहीं बना सकते हैं, बड़ा स्पष्ट किया इस बात को लेकर के। और उसी तरह से दिल्ली स्टेट में 21 सीपीएस बनाए थे, पीएस और सीपीएस बनाए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उस सारी चीज को भी कहा कि ये नहीं किया जा सकता है। इस बात को स्पष्ट करने से पहले, जब जजमेंट रिजर्व थी उससे पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट ने सारे के सारे जो है वो जो सीपीएस और पीएस थे, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है उनको विड्रॉ कर दिया था, उनको वापस ले लिया था। लेकिन उसके बावजूद बड़ी हिम्मत के साथ यहाँ हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे सीपीएस, और सीपीएस बनाए, और सीपीएस बनाने की संख्या भी उनने बहुत बड़ी संख्या 6 लोगों को एक साथ बनाया है। जब हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार के सामने भी इस तरह का विषय आया था कि इस तरह से किया जाए, लेकिन हमने एथिकली इस बात को स्वीकार किया। जब कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट इसके अगेंस्ट दे दी है, तो हमको इस सारे मामले को लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और हमने नहीं किया, 5 वर्ष तक नहीं किया। इसलिए एक बात बड़ी साफ होती है कि वर्तमान सरकार को प्रदेश के भले के लिए, प्रदेश हित में कुछ काम करना है, इसकी मंशा ही नहीं है। सरकार कैसे रहे और कैसे टिकी रहे, कैसे चलती रहे, इस पर ज्यादा फोकस है। और जहां वो इस तरह से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम संसाधन कम से कम खर्च करेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए, जहां मुख्यमंत्री के बराबर का एक उप मुख्यमंत्री है, जो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते, अपने आप उनसे ज्यादा मानते हैं। जो सार्वजनिक रूप से इस बात का जिक्र करते फिर रहे हैं कि ये मैंडेट वॉज नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, ये मेरा संघर्ष है, मैंने मेहनत की है। उनकी मामला है, पार्टी का मामला, उस सारे मामले को लेकर के मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार की परिस्थिति वर्तमान सरकार की है, वो चारों तरफा एक हास्यास्पद परिस्थिति बन गई है। हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक पत्र जो है वो वायरल हुआ पड़ा है, जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशन की है और जिसमें इन्होंने कहा कि मेरे जिम्मे आप लोगों ने संघर्ष के लिए जिम्मा लगाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, मैंने उसको पूरा किया। और जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में यह जनादेश एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह ज्वाइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था। जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वर्तमान के जो मुख्यमंत्री का जो काम करने का तरीका जो है वो बहुत वो चिंता का विषय है। अपने मुख्यमंत्री पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। जिन लोगों ने पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, पार्टी के लिए योगदान दिया है, उन लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए मैं
3 नामों की संस्तुति करता हूं, 3 नाम उसमें लिख करके उन्हें भेजे कि इन 3 लोगों को, 3 विधायकों को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। 1 महीने के कार्यकाल में यह परिस्थिति आ गई कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख रहा है। ये सारे प्रश्न हम नहीं, ये प्रश्न अंदर के उनके अपने ही लोग खड़े कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया है कि उस पत्र में कि जो वर्तमान जो परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में है, वो उसको देखते हुए मुझे दुख है। ये तमाम सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते अपनी भूमिका निभाती रहेगी। एक तरफ से मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ 6 CPS और 3 कैबिनेट स्तर के और अपने दफ्तर में अपने लोग लगाए हैं। और दूसरी तरफ एक निर्णय साथ में और किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमतों पर 3 रुपए की बढ़ोतरी पर लीटर के हिसाब से होगी, वैट पर इंक्रीज कर दिया। जो हमने महंगाई जब डीजल में और पेट्रोल में आई थी तो उस वक्त हमने कम किया था, डीजल पर भी पेट्रोल पर भी। और ये परिस्थिति थी, शायद मैं कल लगता है कि पूरे देश भर में एक आध स्टेट को छोड़ करके हिमाचल एक ऐसा प्रदेश बन गया था जहां सबसे कम दरों पर डीजल उपलब्ध हो पा रहा था। हम इस बात को समझते हैं कि आखिरकार मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ है, CPS इतने सारे बनाए गए हैं, मंत्रिमंडल के अतिरिक्त जो है कैबिनेट दर्जे के साथ और बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश में सरकार में हैं और अभी आने वाले समय में और होने वाले हैं। उनका खर्चा चलाने के लिए कोई जरिया ढूंढना पड़ेगा। लेकिन डीजल की कीमतें बढ़ा करके गरीब लोगों से आपने इस प्रकार से जो ये बोझ डाल करके उनके लिए जीवन और भी कठिन कर दिया। डीजल का मतलब, डीजल में इंक्रीज का मतलब है कि सब चीजों पर महंगाई होगी, सारी चीजों पर महंगाई होगी। और हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सड़क मार्ग से ही एकमात्र एक माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का। चाहे हिमाचल कोई प्रोडक्ट तैयार करके बेचता है तो भी वही है ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम। और उसके साथ साथ कोई अगर हिमाचल प्रदेश में हमने कोई चीज लानी है, खरीद करके लानी है, लेनी है, मार्केट से लेनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम मात्र एक है और वो है सड़क मार्ग। इसके कारण गरीब लोगों के ऊपर बहुत बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। शायद इस बात को मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये तमाम सारी चीजों को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, मित्रों, हम नहीं चाहते थे कि हम अभी बोलें और हम ये भी नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का एक माहौल खड़ा हो, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की खड़ी कर दी। और ये हिमाचल प्रदेश में हमें विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जन विरोधी निर्णय जो भी सरकार करेगी उसका जिक्र हम लोगों के बीच में करें, उसका विरोध हम लोगों के बीच में करें। ये सरकार, वर्तमान की सरकार मात्र 0.9% के अंतर से बनी है जनादेश के हिसाब से। नंबर ऑफ सीट्स भले ही ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद वोट शेयर के हिसाब से मामूली अंतर और आज तक के इतिहास के सबसे कम अंतर से बनी सरकार है ये। इसलिए जनादेश जितना उनके पास है, लगभग हमारे पास भी उतना ही है।
इस बात को उनको स्वीकार करना होगा। इसलिए इस प्रकार के जन विरोधी निर्णयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम अपना पक्ष रखेंगे, लोगों के सामने विरोध करेंगे, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी। और विधानसभा का 3 दिन का सत्र समाप्त हुआ और हिमाचल प्रदेश में हम लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हैं, लेकिन हमने कभी नहीं ऐसी परिस्थिति देखी कि विधानसभा का पहला दिन और पहले दिन ही विपक्ष को सदन से वॉकआउट करने की नौबत आ जाए। उस दिन तो शपथ होती है और वहां पर भी धर्मशाला में एक नहीं अनेक चीजों को लेकर के व्यवस्थाओं में जो अव्यवस्था थी वो देखने को मिली है, चाहे वो विधानसभा के अंदर दर्शक दीर्घा में, चाहे वो वीआईपी गैलरी में बैठे हुए लोग जो है हाउस के अंदर मोबाइल लेकर के वीडियो बना रहे थे। तो ऐसी सारी चीजों को लेकर के वो जिक्र हमने वहीं पर कर दिए हैं। उसके संदर्भ में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। नई सरकार बनी है, हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, हमारी ओर से शुभकामनाएं। हमने ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार अगर जनहित में कोई निर्णय लेगी तो हमारा सहयोग होगा, लेकिन साथ में ये भी बात कही हमने कि अगर जनहित में अगर कोई निर्णय नहीं होगा तो हम विपक्ष की भूमिका बहुत दमदार तरीके से निभाएंगे। मित्रों, मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि डीनोटिफिकेशन वाला एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेके आपका रेजोल्यूशन भी है, दूसरा फ्यूल प्राइस वाला है, तीसरा सीमेंट वाला। तो क्या अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहेंगे विपक्ष के लोग या कुछ देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारा हनीमून पूरा नहीं हुआ अभी और इसमें खलल मत डाली है। बार बार शब्द इस बात को उचित नहीं होता। ऐसे बात शब्दों का उन्होंने विधानसभा के अंदर जिक्र किया उनके नेताओं ने, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि उनको एक चीज को समझना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम एक सीमा तक ही इंतजार करेंगे। हमने कहा कि सुधार करिए, ठीक करिए। अगर कहीं शुरुआती दौर में त्रुटियां हो जाती हैं, कमियां छूट जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय में इनको सुधार करने की गुंजाइश, लेकिन वो ज्यादा खराब करने की, एक चीज को ठीक करने के बजाय 4 चीजें खराब कर रहे हैं। तो इसलिए ये जिम्मेदारी उनकी है, उस जिम्मेदारी को उन्हें निभाना है। हम कानूनी तौर पर इसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं किस प्रकार से सारी चीजों को करना है। आने वाले समय में बताएंगे। सर, कांग्रेस का कहना है बीजेपी ने भी अपने समय में ये बनाए थे। हाँ, 1 मिनट मांटा जी के पास लेते। आईटी वाले बनाए थे, पॉलिटिकल एडवाइजर बनाए थे और अपना मीडिया एडवाइजर भी बनाए थे। तो वो कह रहे हैं कि अब हमने बनाए तो हमारे लिए क्यों है? हमने कैबिनेट रैंक नहीं दिया आपको। अच्छा, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि सरकार बार बार एक बात कह रही है कि आप प्रदेश पर 26,000 करोड़ का कर्जा डाल के चल रहे हैं, जबकि आप क्लैरिटी नहीं हो पाई है। उनको इस बात को समझना होगा कि जो पिछला जो उनका कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल, हमने उनसे कम लोन लिया है। ये जानकारी उनको होनी चाहिए। जो फिगर्स वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोविड के दौर में से गुजरे और वो तो उनका दौर तो कोविड का भी था नहीं। उसके बावजूद हमसे ज़्यादा लोन लेने की, हमने जो लोन की जो लिमिट थी उसको हाल ही में बजट में आपने देखा होगा, बजट सत्र में जो है वो लिमिट बढ़ा दी। इसका मतलब क्या है? 3,000 करोड़ रुपए ऋण अभी लेने वाले हो आने वाले समय में। अब वो देखते हैं कैसे ऋण लेंगे, किस प्रकार से सारी सिचुएशन पैदा होगी। सरकार के मंत्रिमंडल के सिलेक्शन को विपक्ष किस तरह से देखता है? ये क्या चीज? और सुप्पू सरकार ने जो मंत्रिमंडल का सिलेक्शन किया है उसको विपक्ष किस तरह से देखता है? हमारा नजरिया तो ये बड़ा साफ जैसा है कि उसमें व्यापक स्तर पर जो है असंतुलन है। हम ही नहीं कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। क्षेत्रीय और जातीय दोनों तरफ से जो है असंतुलन है। मंडी को मात्र 1 मंत्री और कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां उनको बहुत बड़ा समर्थन मिला है, सहयोग मिला है, वहां से मंत्री 1 मिला और 1 स्पीकर मिले अब तक।
मंडी से तो सीधे नहीं आप देखते हैं मंडी से सर डीनोटिफाइड डिसीजन को चैलेंज कर रही है। हाँ जी, डीनोटिफिकेशन ऑफ इन सारी चीजों को लेकर के हम लीगली एग्जामिन कर रहे हैं और सारे कुछ मामलों को फॉरवर्ड का आप जिक्र कर रहे थे। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर कह रहे थे अभी विधायकों की शपथ हुई नहीं थी, परंतु जिस तरह से विपक्ष नारेबाजी कर रहा था उनको संविधान के अच्छे जानकारों से जानकारी लेकर सदन में आना चाहिए। उनको ये होना चाहिए। देखिए ऐसे है ना, वो ऐसे मैं सदस्य के नाते सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं बड़ा विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ कैबिनेट के निर्णय को। सर मिशन लोटस की बात चल रही है, सर मिशन लोटस की बात चल रही है, भाजपा इस मूड में है कि नहीं? नहीं, हम कतई मूड में नहीं है, बिल्कुल हम अपनी भूमिका में हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियां ऐसी कर दें कि अगर हमको कुछ करना पड़े तो उस वक्त सोचेंगे। और सर जो ये सीपीएस की नियुक्ति की गई है, आप इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला मानते हैं क्या? देखिए मैंने कहा, आप उस वक्त आए नहीं थे शायद, मैंने कहा है एक पर्टिकुलर हमने कहा ये संवैधानिक तौर पर अब नहीं है, क्योंकि एक बार नहीं अनेक जगह हिमाचल हाई कोर्ट ने भी, असम के हाई कोर्ट ने भी, मणिपुर में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी अलग, और दिल्ली में भी अलग अलग जगह से जो है इसको गलत तरीके से बताया गया है। और उसमें जो आर्टिकल 164(1)(a) है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट इसको माना गया है और इसको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको नहीं किया जा सकता है। तीन वादे पहली कैबिनेट में पूरा करने के बाद बात की थी ओपीएस। एक मिनट यहाँ से एक प्रश्न आ रहा था। हाँ जी, अभी सरकार ने एक फैसला लिया कि जितने भी मामले राजनीतिक तौर पर हुए वापस लिए जाएंगे सारे, प्रताड़ना की सरकार ने, तो इस पर आप क्या कहते हैं? काफी मामले वापस लिए जाएंगे? नहीं, देखिए राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी मामले इस प्रकार के बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। वो मामले यही होते हैं, रास्ता बंद कर दिया, धरना दे दिया, पुतला जला दिया, किसी के ऐसा कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, इस तरह के मामले होते हैं। वो बहुत रूटीन की सेक्शन होती हैं, उसमें कोई इस तरह का विषय नहीं, कोई बड़ा काम नहीं उसमें ऐसा कि वो करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं हमको। ठाकुर साहब, सरकार मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपने हार का मंथन तो नहीं कर रही, लेकिन हमें जरूर बात कर रही है। मैंने क्या करी नहीं, देखिए हालात ही ऐसे पैदा कर दिए, हम कोई सवाल पैदा करना ही नहीं चाह रहे थे। अगर सामान्य परिस्थिति में काम करते, उनको अवसर मिला है सामान्य परिस्थिति में काम करने का और उनको करना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेंगे, जन विरोधी निर्णय लेंगे तो स्वाभाविक रूप से ऐसा सोचेंगे कि विपक्ष उस पर बोलेगा नहीं, तो कैसे संभव है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पूर्व 3 वादों गारंटी में से 3 वादों को पहली कैबिनेट में पूरा करने का बात कही थी। एक ओपीएस, 300 यूनिट बिजली और 1500 प्रति महिला। तो अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ओपीएस तो दे देंगे पहली कैबिनेट में, लेकिन बाकी के वादे 5 साल के लिए। तो आपको लगता है कि ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ छलावा हुआ? देखिए बुरी तरह से छलावा हुआ है, झूठ बोला है, गुमराह किया है, और हिमाचल की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। और कैबिनेट के सिलसिले मुझे एक बात जरूर कहनी है, एक व्यवस्था रही है जो सामान्य तौर पर जिसका हमेशा सम्मान किया जाता था। जब भी शपथ ग्रहण होती है, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण होती है, और यहां मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ हुई, लेकिन कैबिनेट की नहीं हो पाई। तुरंत बाद शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक होती है, ना वो पहले दौर में हुई। कैबिनेट उस वक्त भले नहीं बनी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसी को हम कैबिनेट मानते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो उनको कैबिनेट की बैठक करनी चाहिए थी। उसकी कोई अभी तक हमें जानकारी नहीं कि कैबिनेट की बैठक हुई। पिछले कल एक्सपेंशन हुई, और एक्सपेंशन के बाद भी ये व्यवस्था रहती है कि तुरंत उसके पश्चात जो है वो भले ही डिपार्टमेंट के जो पोर्टफोलियो जो है वो बाद में वितरित किए जाते हैं। अभी तो शायद मेरे ख्याल हुए नहीं होने, अभी होंगे नहीं, अभी तो होना ये चाहिए था कि तुरंत उसके पश्चात मंत्रिमंडल की बैठक होनी चाहिए थी। और आमतौर पर होता यह है कि मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक
में ही पोर्टफोलियो की जानकारी भी मंत्रियों को दे दी जाती है। अगर नहीं देते हैं तो उसके बाद शाम तक हर हालत में दी जाती है, लेकिन पिछले कल की शाम तो हो गई, आज की भी शाम होने वाली है। मुझे मालूम नहीं अभी तक वो मंत्रिमंडल में मंत्रियों को क्या क्या महकमा दिया गया है, जानकारी नहीं है। ठाकुर साहब जगमोहन जी ठाकुर साहब, इलेक्शन में ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा रहा। भी आप बतौर जब आप मुख्यमंत्री थे और अब आप उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं कि क्या वो आपको अफेक्ट किया उसने? चलो वो सारी बातों को लेकर के हमारा एक असेसमेंट हो रहा है, वो हम करेंगे, क्या क्या इश्यूज रहे। लेकिन हम तो एक बात कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में निर्णय लेंगे, और जब कैबिनेट नहीं बन पाई कहा कि कैबिनेट बनेगी तब करेंगे। कैबिनेट बन गई पिछले कल और कहा कि पूरी कैबिनेट, फुल कैबिनेट में हम निर्णय लेंगे। फुल कैबिनेट भी पिछले कल गठित हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी पहली बैठक कैबिनेट की हुई नहीं। तो पहली कैबिनेट में उन्होंने कहा तो ओपीएस लागू करने की हम घोषणा करेंगे। तो कल घोषणा की होती तब भी हम समझते कि ईमानदारी कुछ न कुछ इनके इसमें है, लेकिन पिछले कल भी नहीं की। और फिर कहा था ना कि 10 दिन के अंदर लागू कर देंगे, ये कहा था ना 10 दिन के अंदर लागू कर देंगे, लेकिन यहां तो महीना 10 दिन 3 बार हो गए, 30 दिन हो गए सरकार को। तो उसके बावजूद भी, और कहा था कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए 1500 रुपए महीने का 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए, इसको भी हम पहली कैबिनेट में करेंगे। लेकिन अभी 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। बस एक अंतिम प्रश्न। ठीक है सर, आपने कहा सीपीएस को लेकर कानूनी राय नहीं। सर 2006 का एक्ट बनाया हुआ है, शायद आप भी विधानसभा में, उसके बाद आपकी भी सरकार हुई, तो क्या आपने उस समय इस पर रिव्यू नहीं किया? नहीं, देखिए अभी वो सारे विषयों को लेकर के हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया इस बात को कि ये मामला जो है वो सब जूडियस रहा, उस वक्त भी सब जूडियस रहा, इसलिए उसमें आगे नहीं बढ़े। और आज जब सारी स्थिति, अब 2021 का मैंने जिक्र कर दिया, मणिपुर का तो 2021 का लेटेस्ट है वो, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार को ये जो एक्ट बनाने की इजाजत ही नहीं है, अधिकृत ही नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।